और बिना वक्त जाया किए हुए हम इस कार्यक्रम के अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन का एक विशेष महत्व होता है। उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नए संकल्प का प्रतीक माना जाता है दीप प्रज्वलन। इसी शुभ परंपरा के साथ आज इस विशेष आयोजन का आगाज करेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि। और विनम्र आग्रह करूंगी मैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी सर के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो मंच पर आकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास, निवेश, आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। आज पूरा उत्तर प्रदेश और उसका विकास मॉडल और भविष्य की दिशा जो आगे बढ़ रही है, पूरा जो देश के दूसरे राज्य हैं उस रास्ते चलना चाहते हैं, क्योंकि इसी विकास मॉडल के बल पर हैट्रिक लगाने की तैयारी भी चल रही है। बीते एक दशक में यूपी ने कैसे अपने विकास की यात्रा तय की है, बीते एक दशक में यूपी ने कैसे अपने आप को बदला है, सजाया है, संवारा है, बीते एक दशक में यूपी ने कैसे डबल इंजन की सरकार के माध्यम से रफ्तार के साथ ऊंचाइयों को यहां पर छुआ है विकास के मामले में। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच यहां पर इस विजन को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी यहां पर उसके पहले हमारे एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी जी का, ताकि वो मंच पर आकर मुख्यमंत्री के स्वागत में अपना संबोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी आज हमारे साथ हैं। ऊंचाइयों पर उत्तर प्रदेश इस समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर, हम बहुत खुश हैं आप आज कार्यक्रम में आए हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में जो जो हुआ वो तो सब जानते हैं। तथ्यों के आधार पर मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़े व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैं लखनऊ आया और मैं योगी जी से मिलने उनके आवास गया था। तब मैंने उन्हें कहा कि 2017 में जब पहली बार घोषणा की गई कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं मुंबई में था योगी जी, और उस समय एक ऐसे इवेंट में था जहां पे कई सारे उद्योगपति थे, कई सारे भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर सब थे। तो सब थोड़े से योगी जी सबने कहा, थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि योगी आदित्यनाथ ये तो बड़े फायरी यंग लीडर हैं, मगर उन्होंने कहा कि क्या ये उत्तर प्रदेश को संभाल पाएंगे। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का मैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप 5 बार तब तक बन चुके थे, यू आर यंगेस्ट एवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मगर लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर पाएंगे।
तो आज योगी जी आपने सबका जवाब दे दिया है। उत्तर प्रदेश में आज नॉट ओनली द लार्जेस्ट इकोनॉमी बट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश की जगह है। जो लोगों ने 10 साल पहले जब बीमारू स्टेट्स में नाम आता था उत्तर प्रदेश का, तो किसी को ये कहते कि ऐसा कुछ हो सकता है तो लोग उसको नामुमकिन कहते हैं। योगी जी, आप भारत के अनक्वेश्चन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर हैं। 60% जो 60% हमारी इधर कनेक्टिविटी है भारत की, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। 60% इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क अगर एक राज्य में है पूरे भारत की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। योगी जी, लोग ये कंट्रोवर्सी वो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ये इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि हैज योगी आदित्यनाथ बिल्ट उत्तर प्रदेश एज द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल ऑफ इंडिया? द आंसर इज यस, यू हैव डन दैट। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे आने वाली है, जेवर एयरपोर्ट, जहां पे आपने मुझे कहा पिछले हफ्ते जब मैं मिला योगी जी से, उन्होंने कहा नब जेवर ऐसी जगह थी जहां 5 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, और आज ऐसी एयरपोर्ट बन रही है जो शंघाई, बीजिंग और सिडनी से ज्यादा एडवांस्ड होने वाली है, जेवर एयरपोर्ट। तो दिस इज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तभी हो पाई है जब आपने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। योगी जी, मुझे जब लोग कहते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू करते हैं, उनका रेस्पॉन्स कैसा रहता है? मैंने एक बात कई लोगों को कहा योगी जी, कि जब योगी जी मेरे को इंटरव्यू देते हैं, और वैसे इंटरव्यू देते हैं, मुझे आशा है कि इन फ्यूचर भी इंटरव्यू देंगे, उसकी प्रतीक्षा में हैं, हम कतार में हैं योगी जी, तो मैं कहता हूं कि अभी आप योगी जी के बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कीजिए। योगी जी को कोई सवाल पूछे तो वो आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सोच में चले जाते हैं, अनफिल्टर्ड थिंकिंग जिसको कहा जाए। हर पॉलिटिशियन योगी जी सोच समझ के अपने शब्दों को कंट्रोल करके ये कहूं नहीं कहूं, थोड़ी डिप्लोमेटिक कहूं, मगर योगी जी जब वो सोच में चले जाते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं, ही गोज इनटू थिंकिंग, ही गोज इनटू डीप थिंकिंग। इसलिए मुझे लगता है ही इज अ विजनरी लीडर। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके अचीवमेंट्स को देख के कह रहा हूं। आपने जो मिट्टी में मिलाया माफिया को, देखिए ये मीडिया भी जो है योगी जी अद्भुत एक इंडस्ट्री है, अद्भुत इंडस्ट्री है। जब मैं मीडिया में आया, सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं होती थी। फ्रैंक बात मैं भी करता हूं योगी जी, सबसे बड़ी दिल्ली की लुटियन की मीडिया जब आती थी उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी करती थी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इधर के माफिया डॉन्स के साथ, और माफिया डॉन्स को पूछते थे आपका प्रभाव कहां है, आप किस किस एरिया को कंट्रोल करते हैं। और मैं खुलकर कहता था कैसी बेशरम मीडिया है। मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के इधर वापस आया था, मैं चौंक गया था कि इस देश में ऐसी मीडिया है जिन्होंने आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी को ग्लैमर सर्किट में डालकर उन पे मूवीज बनाते थे, उनका इंटरव्यू ऐसे करते थे कि वो विजनरी है, और कभी सवाल उन पर नहीं पूछते थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या छीना। तो जब लोग कहते हैं योगी जी कि आप बुलडोजर चलाते हैं, और मुझे बुलडोजर शब्द का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में तभी पता चला जब मैंने आपको अयोध्या में इंटरव्यू किया, सरयू नदी के तट पे, वहां पे पूरे लोग थे। मैंने ऐश्वर्या को कहा कि ऐश्वर्या मुझे बड़ा मन है कि एक पब्लिक इंटरव्यू किया जाए। तो वो कहे पूछेंगे। देखिए दोस्तों, आज कोई और मुख्यमंत्री हो या मुझे दिखा दें जो पब्लिक इंटरव्यू करेंगे, स्टेज पर इंटरव्यू हो रही है, हजारों लोग सामने खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी तक नहीं थी वहां पे। और तब उन्होंने मुझे कहा, बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया, तब मैंने देखा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसका क्या हुआ लोगों में। एक ऐसे करंट चल गई लोगों में, बुलडोजर बुलडोजर। मगर मुझे आज लगता है योगी जी कि बुलडोजर का जो रियल मीनिंग है वो लोग समझ नहीं पाए हैं उत्तर प्रदेश में। भारत में भी लोगों को लगता है सिर्फ बुलडोजर जेसीबी को सामने ले आओ तो वो बुलडोजर हो जाती है। वो बुलडोजर अप्रोच नहीं है।
बुलडोजर अप्रोच बहुत अलग है। आपने सिर्फ माफिया पे बुलडोजर नहीं चलाया है, आपने बुलडोजर उन लोगों पे चढ़ाया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भूखा रखा, उन पर आपने बुलडोजर चलाया है। उनको अभी लोग कहते हैं फ्री राशन क्यों मिलती है, तो पूछा जाना चाहिए, आपने शायद पूछा भी था जेवर के प्रोजेक्ट में कि पहले आपने क्यों नहीं दी, वो सवाल पूछिए। आपने सिर्फ आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी या चंगू बाबा पे बुलडोजर नहीं चलाए, आपने उन लोगों पे बुलडोजर चलाया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को 3 करोड़ लोगों को शौचालय तक नहीं दी। अपने बड़े बड़े महल चला लिए, बड़े बड़े माफिया डॉन्स ने इतनी संपत्ति हासिल कर ली अपने हाथों पर। अब इलेक्शन का समय है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ कहेंगे, मगर यह भी सवाल का जवाब दे। वैसे आजकल तो दूसरे साइड के लोग हैं, मेरे प्रोग्राम पे नहीं आ रहे हो योगी जी, उनको ये सवाल नहीं चाहिए। अगर मौका मिलता तो मैं सवाल उनको पूछता। मैं उन पे पॉपुलर नहीं हूं, मैं लोकप्रिय नहीं हूं, मैं लोकप्रियता के लिए सब नहीं कह रहा। यह सच्चाई है कि आपने जो कहा वो सही है कि इधर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों पर एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी चीज होती है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एक आर्थिक अनिश्चितता कि कल क्या होगी, कल क्या होगी, कल क्या होगी। जिन लोगों ने उन्हें ना शौचालय दिया, ना घर दिया, ना किसान बीमा दी, ना इंश्योरेंस दी, ना सिक्योरिटी दी, ना लॉ एंड ऑर्डर दी, उन पर और उनके सोच पर आपने बुलडोजर चलाई है योगी जी। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लास्ट में एक बात कहूंगा, मुंबई से जब मैं आने वाला था इधर, मेरी जीवन भी बहुत अप डाउन की रही है योगी जी, कभी सीधे लकीर पे तो चलती नहीं है। मुंबई में बहुत कुछ हो गया, हम लड़ते लड़ते हमने सोचा हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। और एक समय ऐसा था योगी जी जब हम सब कुछ छीन लिया था हमसे लोगों ने। ये मीडिया भी अद्भुत चीज है, जब देखती है कि कोई मध्यम वर्गीय लड़का अपने कर्म से सामने आए तो उनको भी बहुत रोका जाता है। जब कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं थी, हमारे एसेट्स फ्रीज हो गए थे, हम बंगाल गए थे, वहां पे रिपब्लिक बांग्ला शुरू की। और जब हमें लगा कि अब नेटवर्क को बड़ा करना है, स्केल अप करना है, तो हम नोएडा में आए। और जब हम नोएडा में आए और नोएडा के 128 सेक्टर में, ग्रेटर नोएडा के पास जहां पे अभी भी मैं रुका हूं, आपको कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे योगी जी, आप हमारे सेंटर को देखिए तो हमें लगता है नोएडा से भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक फोकल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का भी है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अब तक मीडिया इंडस्ट्री में हुई है। मीडिया तो छोटी इंडस्ट्री है योगी जी, प्रभाव ज्यादा है। वो हमने परिश्रम करके हमने 128 सेक्टर नोएडा में बनाई है, जहां का स्टूडियो बीबीसी जिन्होंने बनाई उन्हीं लोगों ने हमारी बनाई। मगर हमने कहा, उन्होंने कहा कैसा स्टूडियो चाहिए, तो हमने कहा बीबीसी से 1 मीटर ज्यादा चाहिए, बीबीसी से बड़ा, मगर साइज में नहीं, प्रभाव में। तो मैं जरूर आशा करूंगा इन द फ्यूचर आप आए, हमारे मीडिया नेटवर्क पर आए। आज आपने हमें बहुत सम्मानित किया इधर आके, और आपने उत्तर प्रदेश के लिए जो किया जरूर आप सबके सामने रखेंगे। एक बार और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी, नमस्कार। सब आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अर्नब सर। मैं एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस मंच पर आए, उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड का समय लेकर सुशासन और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा देखते हैं। सदियों की प्रतीक्षा का अंत और एक गौरवशाली महापरिवर्तन का शंखनाद। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये जागृत भारत का वो मस्तक है जिसकी चमक आज पूरी दुनिया देख रही है। आस्था की पावन नगरी काशी अयोध्या से लेकर एक्सप्रेसवे के विशाल जाल तक, और वैश्विक उद्योगों की क्रांति से लेकर देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर आज का यूपी एक स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। जब नेतृत्व में दृढ़ संकल्प हो तो हर असंभव सपना हकीकत बन जाता है। सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन का एक ऐसा अटूट भरोसा जिसने हर नागरिक के जीवन में आत्मसम्मान का नया सवेरा लाया है।
ये बढ़ते कदम अब थमेंगे नहीं। ये नए भारत का वो ग्रोथ इंजन है जो सीधे आसमां को छूने वाला है। रिपब्लिक भारत ऊंचाइयों पर यूपी समिट के इस भव्य मंच पर पूरे आदर और सम्मान के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बदलते उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। रिपब्लिक भारत कि आज के इस विशेष कॉन्क्लेव जो देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश पर आधारित है, ऊंचाइयों पर उत्तर प्रदेश, इस कॉन्क्लेव की प्रस्तावना अभी जिनके श्रीमुख से रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों ने सुनी है, रिपब्लिक भारत के सीईओ और एमडी, चीफ एडिटर श्री अर्णब गोस्वामी जी, श्री ऐश्वर्या कपूर जी, आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत को राष्ट्र सर्वोपरि के इस मंत्र के साथ मीडिया जगत में एक नई सोच को पैदा करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आपको भी काफी देर हो गई होगी, लेकिन जब यूपी की बात हो रही है और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के बारे में चर्चा हो रही है, मैं केवल एक प्रश्न यहां से आपके सामने रखूंगा। हमारी सरकार को 9 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और डबल इंजन की सरकार पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। सबसे बड़ी आबादी के राज्य की सेवा और यहां की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ है। इन 9 वर्ष में क्या कोई कल्पना कर सकता है, आज से 9 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति इस मंच पर आकर के ये बातें कहता जो अभी मैं कहने जा रहा हूं, तो संभवतः लोग हंसते। हमने इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़े नहीं हैं,
ये आंकड़े वह हैं जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की। आज से 9 वर्ष पहले जो एक कल्पना भी नहीं थी, जिस राज्य के बारे में नियति मान ली गई थी, नियति ये कि ये तो यूपी में नहीं हो सकता है, ये यूपी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन वह इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। 2017 में जब प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के ही एक जनपद से मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक गिरावट को, राजनीति के अवमूल्यन को और उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान के संकट को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा था, महसूस किया था। हम लोग ये मानते थे, प्रारंभ में जब हम लोग राजनीति में आए थे तो हम लोग ये मानते थे कि लगता है ये नियति हमारी बन चुकी है। पिछड़ापन, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागिर्दी, कर्फ्यू, बेरोजगारी, ये सब यूपी की एक पहचान बन चुकी थी। खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ता था, जिसके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। उसको अपने राज्य में तो रोजगार नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट उसके सामने खड़ा होता था। 17 में जब शासन सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोगों को यहां पे कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए, एक असमंजस की सी स्थिति थी। किस हद तक थी? मुझे याद है जब मुझे पहली कैबिनेट की बैठक करनी थी, कैबिनेट की बैठक में पार्टी का, हम सब का एक संकल्प था कि पहला काम अन्नदाता किसानों से प्रारंभ करेंगे, पहला फैसला उसमें ये करेंगे। प्रदेश का खजाना खाली, बैंकर से हम बातचीत करें, कोई हमारा फोन ही ना उठाए। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। हमारे उस समय के फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे पास एक दिन आए, उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप मुझे थोड़ा मुक्त कर देते। यानी एक तरफ बैंक फोन नहीं उठा रहा, दूसरी तरफ फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा साहब मुझे छुट्टी पे भेज दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं ये यूपी की स्थिति थी। और जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, निर्णय लेने प्रारंभ किए, जनता जनार्दन का समर्थन सामने आया और इसके साथ ही अलग अलग समय के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम आने प्रारंभ हुए, तो आज मैं कह सकता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था। बीमारू यूपी नहीं था, बीमारू वह मानसिकता थी जो यूपी के अंदर 2017 के पहले शासन कर रही थी, जिसने यूपी को बीमार करके छोड़ दिया था। जिस बीमार मानसिकता ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिस मानसिकता ने यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, जिसने यहां के हर व्यक्ति के सामने असुरक्षा का संकट खड़ा किया था, वह बीमार मानसिकता थी। और वह बीमार मानसिकता हर एक जगह हम सबको दिखाई देती थी।
हम लोग आए थे। अब याद करिए, यूपी का कुल बजट उस समय 3 लाख करोड़ का था और इस वर्ष हम लोगों ने अपना जो बजट प्रस्तुत किया है वह 9 लाख करोड़ रुपए का यूपी का वार्षिक बजट है। 2016-17 में यूपी की कुल जीएसडीपी 12 लाख करोड़ की थी, इस समय 36 लाख करोड़ की है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 43,000 रुपए थी, आज वह 1,20,000 को क्रॉस कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कार्यबल केवल 12% था, आज वह 37-38% से अधिक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2016-17 में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो था वह यूपी के अंदर वह 19% था, आज वह 3% से कम रह गया है। यह है वह तस्वीर जो नए यूपी की बात करती है, जिसको अब रिपब्लिक भारत ने ऊंचाइयों पर यूपी के नाम पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए रिपब्लिक भारत, श्री गोस्वामी जी का, श्री ऐश्वर्या कपूर जी का और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सच्चाई को जनता जनार्दन के सामने रखने का साहस किया है। और मित्रों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात मैं 2017 में कहता या कोई व्यक्ति यहां कहता, कोई राजनेता यहां पे कहता, तो ताली नहीं बजती, उसके लिए लोग हंसते कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जिन आंकड़ों की चर्चा अभी यहां पर श्री गोस्वामी जी कर रहे थे, अगर यही बात 2017 के पहले कोई कहता, लोग हंसते, कहते अरे ये एक्सप्रेसवे का नेटवर्क इनके पास, अरे यहां तो पता ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। 2017 के पहले यह स्थिति थी और हम लोग तो इस बात को कहते थे। यूपी के बारे में पहचान क्या हो चुकी थी? पहचान ये हो चुकी थी, ये उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य की सीमा या किसी नेपाल के साथ भी यूपी की 550 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। मान्यताएं क्या थी कि यूपी की सीमा कहां से शुरू होती है? जहां पे सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो जाएं, मान के चलो यूपी की सीमा प्रारंभ हो गई। ये 2017 के पहले की स्थिति थी। सायकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी प्रारंभ हो गया है। और आज मैं कह सकता हूं रोड का सबसे अच्छा नेटवर्क एक्सप्रेस वे पर यूपी का 60% हिस्सेदारी अकेले यूपी के पास है। आज हमारे पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी प्रारंभ हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। कल ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रारंभ हुआ है और मेरठ दिल्ली के बीच में 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी है। एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी के पास। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। देश का पहला इनलैंड वाटरवे यूपी के पास। देश की पहली रैपिड रेल यूपी में। देश का पहला कोई सिटी रोपवे के साथ जुड़ा है या जुड़ रहा है तो वाराणसी देश का पहला ऐसी सिटी है जिसमें रोपवे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। वह वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास, यानी एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से सबसे ज्यादा किसी के पास है? यूपी के पास। सबसे ज्यादा सिटी में देश के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है तो यूपी की 7 सिटी ऐसी हैं जिनके पर मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा है और रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क भी यूपी के पास।
ये यूपी की इंफ्रास्ट्रक्चर की वह स्थिति है जो प्रदेश के भविष्य को और देश की अर्थव्यवस्था को तय करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मित्रों, ये सभी आज से 9 वर्ष पहले एक सपना था, आज वह साकार हुआ है। आज वह साकार हुआ है। यूपी की कानून व्यवस्था और यूपी की सुरक्षा की स्थिति 2017 के पहले क्या थी? यूपी में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। यूपी के अंदर महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उत्तर प्रदेश के अंदर ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। यूपी के अंदर 35 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां पे हर बड़े परिवार ने अपनी बेटी को या तो घर के यूपी के बाहर किसी हॉस्टल में या रिश्तेदार के यहां रख करके वो पढ़ाई कराता था, या फिर बेटी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। कोई व्यापारी घर से निकलता था तो ईश्वर से प्रार्थना करके निकलता था कि पता नहीं मैं शाम को अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। किसान अपने खेत में जाने से डरता था। परिवार के लोग सशंकित रहते थे, इस बात को लेकर सशंकित रहते थे कि परिवार का अभिभावक नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या किसी कार्य के लिए जा रहा है, पता नहीं शाम तक वापस आता है कि नहीं आता है। यह यूपी की पहचान थी और यह यूपी के अंदर होता था। देश के अंदर कहीं विस्फोट होता था, यूपी का नाम जुड़ता था। खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ता था। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था और उनके सामने और माफियाज के सामने किस तरीके से सरकारें नतमस्तक होकर के नाक रगड़ती थी। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी से ऊपर के हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होगा। नई पीढ़ी को इसकी जानकारी अभी नहीं होगी, लेकिन नई पीढ़ी को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता है कि आज से 10 वर्ष पहले यूपी की तस्वीर क्या थी, यूपी की पहचान क्या थी। पिछले 9 वर्ष में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त एक उत्सव प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। कोई कल्पना कर सकता है अगर इस सुरक्षा का वातावरण नहीं होता तो क्या कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता? मुझे याद है जब पहला इन्वेस्टर समिट हमें करना था तो हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री और अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त मेरे पास आए। इन्होंने कहा साहब हमें एक इन्वेस्टर समिट करना है। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा नाम बदल दो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा 20,000 करोड़ की राशि रखते हो और ग्लोबल बोलते हो, ग्लोबल जैसा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, टारगेट भी उतना बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन यूपी में कौन करेगा? देखिए मैं 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 2017 के अक्टूबर मास में। उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा देखिए पॉलिसी बनाइए, लैंड बैंक तैयार करिए, रोड शोज करिए,
एक दो जगह मैं भी चलूंगा, लेकिन टारगेट बड़ा करिए। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा भी लोअर लिमिट 2 लाख। कहा 2 लाख? मैंने कहा हां। दोनों को पसीना छूट गया था अक्टूबर में मेरे पास, मेरे चेंबर में ही। कहा था भी नहीं हो सकता। मैंने कहा होगा। और बताओ इस समय कितना का प्रस्ताव हमें मिला? 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव यूपी में इन्वेस्टमेंट के हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के लगभग 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर हुए अब तक के निवेश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराया है। परंपरागत उद्यम यूपी की पहचान क्या थी? 2017 के पहले लखनऊ की चिकनकारी रो रही थी, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग चौपट हो चुका था, मुरादाबाद का ब्रास का उद्यम बर्बाद हो चुका था, मेरठ का स्पोर्ट्स का जो कारोबारी था निराशा और हताशा के दौर में जा चुका था। भदोई की कालीन दम तोड़ रही थी, जो भदोई की कालीन कभी पूरे यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनाती थी, वहां के राज दरबारों की शोभा बढ़ाती थी, वह दम तोड़ रही थी। वाराणसी की साड़ी का कोई पुरसा हाल नहीं था। यहां का कारोबारी जो उद्यमी भी था, उसके सामने घर में बैठने और मजदूर बनने के सिवाय कोई चारा नहीं बच गया था, और उस श्रमिक बनकर के दूसरे राज्यों में काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहा था। तब 2017 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने फिर उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 75 जनपद हैं, 79 यूपी की प्रोडक्ट को हम लोगों ने जीआई टैग के साथ जोड़ा है। यानी उसको अब ग्लोबल मार्केट में किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, किसी वहां पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, वह जीआई टैग ही उसका सर्टिफिकेशन है और वह उसकी ब्रांडिंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी के अंदर कार्यरत हैं और 3.25 करोड़ यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वहां रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? जो यहां के परंपरागत उद्यमी और कारीगरों को, जो कारीगर स्वयं में उद्यमी था, उसको हताशा और निराशा के इस दौर में पहुंचा दिया। कौन लोग जिम्मेदार थे? जो यूपी के इस ताकत को जिन्होंने समाप्त किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई आइटम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आज के दिन पे यूपी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहां यूपी गवर्नमेंट ने एक आम महोत्सव किया था। आम महोत्सव में हम लोगों ने हजारों टन आम एक्सपोर्ट किए। बायर सेलर मीट हुई। दुनिया भर के लोग आए थे जो यहां यूपी के आम को खरीदने की लाइन में खड़े थे। यानी वह किसान केवल किसान नहीं है, वो उद्यमी भी है, उद्यमी भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाली भूमि का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था?
आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ था 2014 के पहले? कारण था उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कर्ज के तले दबा हुआ था, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, खेत में जा नहीं सकता था, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के अंदर 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी औने पौने दाम पर। कोई कल्पना करेगा, चीनी मिलें 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। अगर उसकी केवल जमीन का ही कीमत आप देखेंगे तो जमीन की ही कीमत सैकड़ों करोड़ में थी, लेकिन 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से लेकर अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में किया है। केवल गन्ना की बात कर रहा हूं मैं, केवल गन्ने में ही इतना भुगतान किसानों के खाते में हुआ है। 122 चीनी मिलें आज के दिन पे हम लोग चला रहे हैं। देश के अंदर गन्ना उत्पादन हो, चीनी उत्पादन हो, इथेनॉल उत्पादन हो, इन सब में यूपी आज नंबर 1 पर। यूपी तय कर रहा है देश की चीनी की पॉलिसी, इथेनॉल की पॉलिसी, इथेनॉल का उपयोग कैसे होना है और कैसे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हो सकती है, और किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान। 122 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 1 सप्ताह से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं, और अन्यथा जब 17 में हम आए थे 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया पीछे था, यानी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं थी, समय पे अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिलते थे। जैसे नेता बंजर थे, ऐसे इन्होंने यहां की उन्नत खेती को भी बंजर करके रख दिया था, और किसान के सामने आत्महत्या के सिवाय कुछ भी चारा नहीं बचा हुआ था। और यही यूपी के अंदर होता था। आज यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 24 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा दी है। अब याद करिए, बाणसागर परियोजना दशकों से लंबित थी, हम लोगों ने पूरा किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लेकर के इसको एक समय सीमा के अंदर पूरा किया। 2.5 लाख हेक्टेयर लैंड को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना दशकों से लंबित थी, पूरा करवाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इसको योजना आयोग ने 1970 के दशक में इसको अप्रूव किया था। 77 में इसका आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। यानी जब इसको योजना आयोग ने इसके बारे में सोचा था कि सरयू से नहर निकलेगी, 10 जिलों को छूते हुए 14 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, तब कोई सोचता भी नहीं था कि यह योजना एक समय कुल 100 करोड़ की परियोजना थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, तब यह योजना पूरी हो पाई। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को हम सिंचाई उपलब्ध करवा रहे हैं इस योजना के माध्यम से, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से। मध्य गंगा नहर परियोजना हो या अन्य तमाम ऐसी परियोजनाएं, जिसके माध्यम से आज 24 लाख हेक्टेयर लैंड को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई।
यूपी के अंदर अन्नदाता किसान को 10 घंटे हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं सिंचाई के लिए, और ये सिंचाई की सुविधा हम देते हैं तो उसमें फ्री में उसको उपलब्ध करवाते हैं सारी सुविधाएं। आज उसकी उपज को हम प्रोक्योरमेंट के सेंटर भी खोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा, और आज यूपी उनकी समृद्धि का लाभ ले रहा है। ये जो समृद्धि है, उस समृद्धि में हमारे अन्नदाता किसानों का भी योगदान उस रूप में है। यूपी के युवाओं के बारे में पहचान का संकट 17 के पहले, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 लाख सरकारी 9 लाख से अधिक युवाओं को हमने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले यूपी पुलिस में 2,25,000 से अधिक हमने भर्तियां की। यूपी पुलिस में 2017 के पहले केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज इनकी संख्या 45,000 हुई है। इतनी बड़ी संख्या यूपी के अंदर अकेले विमेन वर्कफोर्स की। यह है यूपी की वह कहानी। उसको नौकरी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, और यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी उसके लिए ढेर सारे अवसर आज के दिन पर उपलब्ध हुए हैं। यूपी के अंदर वेलफेयर स्कीम के अंदर आज 16 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। 1 करोड़ 6 लाख परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को हम निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या फिर दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रहे हैं। 25 लाख से अधिक बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आज के दिन पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दे रहे हैं। 5 लाख से अधिक बालिकाएं ऐसी हैं, माताएं ऐसी हैं जिनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 6 लाख से अधिक बालिकाओं की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी ब्याह की योजना संपन्न होती है। अब पिता इस बात के लिए चिंतित नहीं होता है कि बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी की चिंता मैं करूं और उसके लिए कहां से पैसा लेके आऊंगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उसके सामने है, और योजना में सारा काम राज्य सरकार की मशीनरी करती है। अभिभावक आता है और अपनी मर्जी से बेटी की शादी तय कर लेता है। यानी ये सभी सुविधाएं, स्कॉलरशिप उपलब्ध होना हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के गरीब बच्चों के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हो रही है। ये सुविधा पहले भी थी, राज्य पहले भी था, लेकिन योजना का लाभ गरीब को नहीं मिलता था, युवा को नहीं मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था। ये पैसा कहां जाता है? ये कौन डकैती डालता था? ये पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में कैसे जाता था? और ये उंगली उठाने वाले लोग कौन हैं? ये वही हैं, ये प्रश्न उठाने वाले लोग वही हैं जो लोग आज श्री राम जन्मभूमि में चोरी के बारे में इतना हो हल्ला कर रहे हैं। याद करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। घटना जो भी घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, और ट्रस्ट के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके अनुसार, जो अनुरोध किया गया उसके अनुसार एक एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उसमें कोई वो नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जिसमें एक जांच एजेंसी पहले से जांच करके कार्रवाई कर रही है और उसके अनुरूप ट्रस्ट ने कार्रवाई भी प्रारंभ की है, नैतिक आधार पर भी इस्तीफा दिए, और उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और सीधे सीधे आस्था की खिलवाड़ की बात हो रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा, हिंदू धामों पर प्रहार हो रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं और आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं, चोरी की बात वो कर रहे हैं जो इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे। अयोध्या की आस्था की बात वे लोग कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम करते थे, हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर। उन लोगों के द्वारा ये प्रश्न आज उठाए जा रहे हैं, और इसीलिए
आज के इस अवसर पर मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, हम उस मानसिकता को समझें जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, और जो लोग गाए बगाहे उन मूल्यों पर, उन मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे देश की अस्मिता और देश की आस्था को आहत करते हैं, और यह कार्य निरंतर हो रहा है, यह प्रहार निरंतर हो रहा है, उस पर हमें सजग होना होगा। यूपी की जो यात्रा है, ये जो कुछ भी हमने तय किया है, ये डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके विजनरी लीडरशिप के कारण यह संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, हर एक क्षेत्र में यूपी ने सफलता प्राप्त की है, और ये जो कुछ भी यूपी ने अचीव किया, यानी बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का आना, और आगे की जो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यूपी का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह विकसित भारत की उस आधारशिला को बनने का है जिसमें अब बीमारूपन से नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के एक ब्रेक थ्रू के रूप में यूपी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं रिपब्लिक भारत को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं, और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, यूपी के बारे में जो उनकी मान्यता है उसको यूपी गवर्नमेंट और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से शरणो गोस्वामी जी को और उनकी पूरी टीम को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर ही बने रहें, और मैं आमंत्रित करता हूं इसके लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के फाउंडर और एडिटर इन चीफ श्री अर्नब गोस्वामी सर, जो मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। तो ये सम्मान है दशकों से किए जा रहे यूपी में कामकाज को लेकर, ये सम्मान है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से दिया जा रहा है। सुशासन के पुरोधा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपने सुना। अब चलिए हम इस कार्यक्रम के अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। राजनीति के गलियारों और विकास के आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए अब समय आ गया है उत्तर प्रदेश की उस आत्मा से जुड़ने का जो यहाँ की मिट्टी में घुली हुई है। ये धरती कजरी, सोहर, चैती और झांझ की भी है। ये वो धरती है जहां रानी लक्ष्मीबाई की हुंकार गूंजी है और